नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं जोन ऑफ आर्क के बारे में। एक ऐसी लड़की जिसने हिस्ट्री का रुख मोड़ दिया। जरा सोचिए, 15वीं सदी का फ्रांस, वो 100 इयर्स वॉर, मतलब 100 साल से ज्यादा चला रहा युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, उससे देश लगभग तबाह हो चुका था। हाँ, हालात बहुत खराब थे। ऐसा लग रहा था कि फ्रेंच मोनार्की बस खत्म ही होने वाली है। और इंग्लैंड का कब्जा लगभग तय माना जा रहा था। वो ट्रॉयस की संधि भी तो हुई थी। बिल्कुल, जिसने फ्रांस के असली वारिस डॉफिन चार्ल्स, जो बाद में चार्ल्स 7 बने, उन्हें तो एक तरह से गद्दी से ही बेदखल कर दिया था। हाँ, इंग्लैंड के राजा के पक्ष में। मतलब फ्रांस पूरी तरह बटा हुआ था। बर्गंडियंस अंग्रेजों के साथ थे, पेरिस पर भी उनका कब्जा था। उम्मीद कह सकते हैं बहुत कम थी। सही कहा। और उस समय का समाज, वो भी समझना जरूरी है, बहुत कठोर हायरार्की थी, ऊंच नीच बहुत थी। और धर्म का असर वो तो बहुत गहरा था। कैथोलिक चर्च का प्रभाव जबरदस्त था। हाँ, मतलब डिवाइन विजन्स, प्रोफेसीज, इन सब बातों को लोग मानते तो थे, गंभीरता से लेते थे। लेकिन चर्च हमेशा उनकी जांच करती थी, ये पक्का करने के लिए कि कहीं ये शैतानी तो नहीं या धर्म विरोधी तो नहीं। और महिलाओं का रोल, वो तो बहुत ही लिमिटेड था। घर, परिवार, चर्च, बस। ऐसे माहौल में सोचिए, एक गांव की अनपढ़ किसान लड़की, हाँ, उसका उठकर ये कहना कि वो फ्रांस को बचाएगी, सेना का नेतृत्व करेगी, ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है ना। बिल्कुल। तो जोन का जन्म हुआ था लगभग 1412 में डोमरेमी गांव में, फ्रांस के उत्तर पूर्व में लोरेन इलाके में। ये वो इलाका था जो फ्रांस और बर्गंडी के बीच फंसा हुआ था, तो वहां हमेशा एक टेंशन सी रहती थी। उसके माता पिता जैक स्टार्क और इजाबेल रोमे किसान थे। साधारण इज्जतदार परिवार था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर थी, जोन पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। पर बचपन से ही बहुत ज्यादा धार्मिक थी। ये बात सब जानते थे। प्रार्थना में लगे रहना, चर्च जाना। हाँ, और फिर करीब 13 साल की उम्र में, मतलब 1425 के आसपास, उसे अजीब अनुभव होने लगे। आवाजें सुनाई देना, कुछ आकृतियां दिखना। बिल्कुल। उसने बाद में बताया कि ये सेंट माइकल थे, सेंट कैथरीन और सेंट मार्गरेट। शुरुआत में तो ये आवाजें बस उसे अच्छी बातें बताती होंगी, जैसे नेक बनो, चर्च जाओ। हाँ, बिल्कुल वैसी ही। लेकिन फिर धीरे धीरे इन आवाजों ने उसे एक बहुत बड़ा मिशन सौंपा। वही मिशन कि अंग्रेजों को फ्रांस से बाहर निकालना है। और जो असली वारिस है, डॉफिन चार्ल्स, उनका राज्याभिषेक करवाना है। रेम्स शहर में, क्योंकि वही पारंपरिक जगह थी फ्रेंच राजाओं की ताजपोशी की। एग्जैक्टली। अब ये एक बड़ा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। ये आवाजें आखिर थीं क्या? हाँ, मतलब क्या ये सच में डिवाइन थी या कोई और बात थी? कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, ये सच्चा डिवाइन एक्सपीरियंस था। उस समय के धार्मिक अधिकारियों ने भी इसकी बहुत गंभीरता से जांच की थी। और आज के लोग वो क्या कहते हैं? आज कुछ लोग साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। लेकिन ये सब तो बस अंदाजे हैं ना, है ना? पीछे जाके डायग्नोस तो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और ये थियोरीज, जोन की जो प्लानिंग थी, उसकी समझदारी, लोगों को कन्विंस करने की उसकी शक्ति, उसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो फिर क्या हो सकता है? शायद ये आवाजें उसके अपने गहरे विश्वास और पक्के इरादे को समझने और व्यक्त करने का एक तरीका थी उस समय के धार्मिक माहौल में, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और उसकी पर्सनालिटी, जो हमें उसके ट्रायल के रिकॉर्ड से पता चलता है, वो कमाल की थी। असाधारण आत्मविश्वास, अपने मिशन पर अटूट विश्वास और हिम्मत, गजब की हिम्मत थी। अनपढ़ होने के बावजूद जब उससे घंटों पूछताछ होती थी, हाँ, वो इतनी तेज तर्रार और हाजिर जवाब थी कि बड़े बड़े पढ़े लिखे थियोलॉजियंस भी उसके जवाबों से हैरान रह जाते थे। और उसका वो पुरुषों के कपड़े पहनना, ये तो उस जमाने में बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। इसके दो पहलू थे, जैसा मैंने कहा। एक तो प्रैक्टिकल था, फौज में रहना, बाद में कैद में अपनी सुरक्षा। हाँ, उसके लिए जरूरी भी था शायद। बिल्कुल। लेकिन दूसरा पहलू ये था कि ये उस समाज के जेंडर रोल्स को सीधी चुनौती थी। और यही बात बाद में उसके ट्रायल में एक बड़ा मुद्दा बनी। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा। तो 1428 में उसने तय किया कि अब कुछ करना है। वो पास के वाउकलर्स कस्बे में गई और वहां के कमांडर रॉबर्ट डे बोड्रिकॉट से मिली। उससे मदद मांगी कि मुझे डॉफिन चार्ल्स से मिलना है, चिनौन तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए। बोड्रिकॉट ने पहले तो मजाक उड़ाया, एक किसान लड़की क्या कह रही है, भगा दिया उसे। लेकिन जोन जिद्दी थी, वो टिकी रही। हाँ, और धीरे धीरे लोकल लोगों का सपोर्ट भी उसे मिलने लगा, उसकी बातें सुनकर, उसका विश्वास देखकर। आखिरकार बोड्रिकॉट मान गया।
शायद उसे भी लगा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है, या शायद उसे भी जॉन की बातों में कुछ सच्चाई नजर आई। उसने जॉन को कुछ सिपाहियों के साथ चिनॉन भेज दिया, जहां डॉफिन का दरबार था। वो सफर भी तो आसान नहीं था। फरवरी 1429 की बात है। हाँ, करीब 11 दिन लगे और रास्ता पूरा दुश्मन के इलाके से होकर जाता था। बरगंडियंस का इलाका, बहुत खतरनाक। चिनॉन पहुंचकर उसने चार्ल्स को अपने डिवाइन मिशन का यकीन दिलाया। कहते हैं वहां उसने चार्ल्स को अकेले में कोई ऐसा सीक्रेट साइन बताया, कोई ऐसी गुप्त बात जो सिर्फ चार्ल्स और भगवान जानते थे। और उससे चार्ल्स को यकीन हो गया कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही। वो साइन किया था, ये आज तक एक रहस्य है, कोई नहीं जानता। रहस्य है, लेकिन चार्ल्स फिर भी बहुत सावधान था। ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसके सलाहकार भी शक कर रहे थे। तो उसने क्या किया? उसने जॉन को पोएटियस भेजा। वहां धर्मशास्त्रियों की एक कमेटी ने 3 हफ्ते तक उससे सवाल जवाब किए, उसकी पूरी जांच की। अच्छा, मतलब उसकी धार्मिकता की जांच हुई। हाँ, ये देखने के लिए कि कहीं वो धर्म विरोधी तो नहीं। और आखिर में कमेटी ने कहा कि उसकी बातों में कुछ भी हेरेटिकल नहीं है। और उन्होंने सावधानी के साथ उसके मिशन का समर्थन किया। ये बहुत जरूरी था। इससे जॉन के काम को चर्च की तरफ से एक तरह की लेजिटिमेसी मिल गई। और फिर आया ऑर्लियों का मोर्चा। ये तो बहुत क्रिटिकल था फ्रांस के लिए। बहुत क्रिटिकल। अक्टूबर 1428 से शहर अंग्रेजों के घेरे में था। अगर ऑर्लियंस हाथ से निकल जाता तो शायद पूरा दक्षिणी फ्रांस अंग्रेजों के पास चला जाता। फ्रांस का बचना मुश्किल हो जाता। अप्रैल 1429 के आखिर में जॉन वहां पहुंची और कहते हैं कि उसकी मौजूदगी ने ही सब बदल दिया। हाँ, उसकी मौजूदगी, उसका विश्वास, उसने हारी हुई निराश फ्रेंच सेना में जैसे नई जान फूंक दी। इतिहासकार मानते हैं कि वो कोई ट्रेन्ड मिलिट्री कमांडर नहीं थी। उसे कोई स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स का ज्ञान नहीं था। नहीं, वो एक सिंबल थी, एक इंस्पिरेशन, एक कैरिस्मेटिक फिगर जिसने सिपाहियों का मोराल आसमान पे पहुंचा दिया। वो हथियार की जगह अपना झंडा लेकर लड़ाई में आगे रहती थी। हाँ, और लड़ाई में हिस्सा भी लेती थी। लेस टुरेल्स किले पर हमले के दौरान उसके कंधे में तीर लगा था। लेकिन वो घायल होने के बाद भी वापस लौटी और आखिरी हमले का नेतृत्व किया। जबरदस्त हिम्मत थी। और नतीजा, उसके ऑर्लियों पहुंचने के सिर्फ 9 दिन के अंदर अंग्रेजों को घेरा उठाना पड़ा। वो भाग गए। ये बहुत बड़ी जीत थी। 100 Years वॉर का टर्निंग पॉइंट। इसने अंग्रेजों के इनविंसिबल होने का जो मिथ था उसे तोड़ दिया। हाँ, इसका साइकोलॉजिकल असर जबरदस्त रहा होगा फ्रेंच लोगों पर। बिल्कुल। इसके बाद तो फ्रेंच सेना का हौसला बढ़ गया। जॉन ने उनके साथ मिलकर लोआर घाटी में अंग्रेजों के कई किले जीते। जॉर्जियो, मेंगसुरालोआ, बोजेंसी। और फिर जून 1429 में पैटे की लड़ाई, उसमें तो अंग्रेजों की बुरी तरह हार हुई। उनकी मशहूर लॉन्गबोमेन वाली सेना को भारी नुकसान हुआ। जॉन का अगला लक्ष्य अब साफ था, रेम्स पहुंचना। हाँ, क्योंकि वही पारंपरिक जगह थी राज्याभिषेक की। बिल्कुल। इससे डॉफिन चार्ल्स के राजा होने के दावे को पूरी लेजिटिमेसी मिल जाती। वो सिर्फ वारिस नहीं, फ्रांस के राजा बन जाते। चार्ल्स के सलाहकार अभी भी हिचक रहे थे। राइम्स तक का सफर खतरनाक था, दुश्मन के इलाके से गुजरना था। पर जॉन ने राजा को मना लिया। उसकी कन्विक्शन ही ऐसी थी। और 17 जुलाई 1429 को वो दिन आ गया। राइम्स कैथीड्रल में चार्ल्स सप्तम का राज्याभिषेक हुआ। जॉन अपना झंडा लिए हुए पास ही खड़ी थी। सोचिए, उसका मिशन पूरा हो गया था 6 महीने से भी कम समय में। इस राज्याभिषेक ने यूथ का पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल बैलेंस पूरी तरह बदल दिया। हाँ, और कहा जाता है कि जॉन उस दिन रो पड़ी थी। क्यों? खुशी के आंसू थे शायद। लेकिन जब पूछा गया तो उसने कहा कि उसकी आवाजों ने उसे बताया है कि वो अब सिर्फ 1 साल और जिएगी। ओह, ये तो बड़ी अजीब भविष्यवाणी थी। हाँ, बहुत अजीब। और दुख की बात है कि राज्याभिषेक के बाद जैसे उसकी किस्मत का सितारा डूबने लगा, उसका मिलिट्री फॉर्चून कमजोर पड़ने लगा। सितंबर 1429 में पेरिस पर हमला किया गया, लेकिन वो असफल रहा। जॉन फिर घायल हुई। और राजा चार्ल्स सप्तम, वो अब लड़ाई से ज्यादा बातचीत, निगोसिएशन पर जोर दे रहा था। हाँ, तो जॉन के मिलिट्री अभियानों को पहले जैसा समर्थन मिलना कम हो गया। और फिर मई 1430 में कॉम्पियन शहर को बर्गोंडियंस के घेरे से बचाने की कोशिश में उसे पकड़ लिया गया, घोड़े से खींचकर। बर्गोंडियंस ने पकड़ा था उसे, जो अंग्रेजों के सहयोगी थे। और बर्गोंडियंस ने उसे अंग्रेजों को बेच दिया 10,000 लीव्स डूनोआ में। हाँ, एक बड़ी रकम थी वो। और चार्ल्स सप्तम ने, जिसे जॉन ने राजा बनाया, उसने उसे छुड़ाने की कोई खास कोशिश नहीं की। ये बात हमेशा चार्ल्स के चरित्र पर एक सवालिया निशान लगाती है। क्यों नहीं की उसने कोशिश?
डर गया था, या जोन अब उसके लिए उतनी जरूरी नहीं रही थी, या सलाहकारों ने रोक दिया। कारण जो भी हो, उसने कोशिश नहीं की। अब अंग्रेजों के हाथ में जोन थी, लेकिन वो उसे सीधे मार नहीं सकते थे। नहीं, क्योंकि उससे वो मार्टियर बन जाती, हाँ। शहीद, और उसका असर शायद और बढ़ जाता। तो उन्होंने एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने की। बिल्कुल। उन्होंने फैसला किया कि उस पे हेरेसी का मुकदमा चलाया जाएगा, धर्म विरोध का, ताकि अगर वो उसे हेरेटिक साबित कर दें तो ये भी साबित हो जाए कि चार्ल्स सप्तम का राज्याभिषेक गलत था। हाँ, क्योंकि वो एक शैतान की एजेंट की मदद से हुआ था। ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मूव था जिसे धर्म का चोला पहनाया गया। जनवरी 1431 में रुएन शहर में ये ट्रायल शुरू हुआ। रुएन उस वक्त अंग्रेजों के कब्जे में था। कहने को ये एक इक्लीजियास्टिकल कोर्ट था, धार्मिक अदालत, जिसे बिशप पियर कॉशॉन लीड कर रहे थे। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि ये पूरा ट्रायल अंग्रेजों ने फंड किया था, वो ही इसे कंट्रोल कर रहे थे, और बिशप कॉशॉन खुद अंग्रेजों का पक्षपाती था। उसे अपना पद उन्हीं की बदौलत मिला था, तो निष्पक्षता की उम्मीद करना ही बेकार था। ट्रायल के जो रिकॉर्ड्स आज हमारे पास हैं, वो बताते हैं कि जोन ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। हाँ, कमाल का संयम और दृढ़ता। वो जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उसे टॉर्चर की धमकी दी जाती थी, और उसके सामने दर्जनों पढ़े लिखे अनुभवी थियोलॉजियन और कानून के जानकार थे। फिर भी उसने बहुत बुद्धिमानी से अपना बचाव किया। उसके जवाब अक्सर बहुत चतुर होते थे, कभी सीधे, कभी घुमा फिराकर, लेकिन वो जजों को उलझा देती थी। मुख्य आरोप क्या क्या थे उस पर? पहला और सबसे बड़ा आरोप था हेरेसी और स्किज्म का, मतलब धर्म विरोध और चर्च से अलग होना। उनका कहना था कि जोन का यह दावा कि उसे सीधे भगवान से निर्देश मिलते हैं, ये चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। दूसरा बड़ा आरोप था क्रॉस ड्रेसिंग का, पुरुषों के कपड़े पहनना। ये बाइबल के एक नियम के खिलाफ था और उस समय के सामाजिक नियमों के भी। हाँ, ड्यूटरोनॉमी 22.5। ये आरोप आखिर में बहुत क्रूशियल साबित हुआ। और तीसरा, प्रोफेसी और डिविनेशन, यानी भविष्यवाणी करना। इसे भी शक की नजर से देखा जाता था कि कहीं ये शैतानी शक्तियों से तो नहीं जुड़ा। और चौथा, चर्च की अथॉरिटी को मानने से इनकार। संस्थागत अथॉरिटी को मानेंगी तो उसने कहा कि वो पहले भगवान की सुनेगी। इससे लगा कि वो चर्च से ऊपर अपने अनुभवों को रख रही है। ये एक मुश्किल स्थिति थी, क्योंकि चर्च डिवाइन रेवलेशन को मानता तो था, पर उसकी पुष्टि चर्च से ही होनी जरूरी थी। और जॉन अपने दावों पर अड़ी हुई थी। वो पूरी तरह चर्च के फैसले पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक डेडलॉक जैसी स्थिति बन गई थी। जांच करने वाले खास तौर पर उसके कपड़ों पर क्यों अटके हुए थे? क्योंकि वो एक टैंजिबल, दिखने वाला अपराध था। जॉन ने बार बार कहा कि ये उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, खासकर जेल में। लेकिन आरोप लगाने वालों के लिए ये बाइबल और प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन था। प्रैक्टिकल जरूरत बनाम धार्मिक कानून। बिल्कुल। फिर 24 मई 1431 को क्या हुआ? उसे मौत की सजा का डर दिखाया गया और दबाव में उसने एक एब्जुरेशन डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए, जिसमें लिखा था कि वो अपने दावे वापस लेती हैं और पुरुषों के कपड़े पहनना छोड़ देगी। हाँ, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद उसे ठीक से समझ भी नहीं आया कि वो क्या साइन कर रही है। इसके बाद उसकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने फिर से पुरुषों के कपड़े पहन लिए। हाँ, और ये बात आज तक बहस का मुद्दा है कि क्यों। क्या वजह हो सकती है? कुछ कहते हैं कि उसके औरतों वाले कपड़े उससे छीन लिए गए थे, तो उसे मजबूरी में अपनी सुरक्षा के लिए वही पहनने पड़े। या फिर उसने जानबूझकर दोबारा वो कपड़े पहने, ये दिखाने के लिए कि वो अपनी पुरानी स्थिति पर कायम है, कि उसने दबाव में आकर साइन किया था। जो भी हो, इसे रिलैप्स इनटू हेरेसी माना गया, धर्म त्याग की पुनरावृत्ति। और इससे उसकी किस्मत तय हो गई। अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये एक जाल था उसे फंसाने का? और 30 मई 1431 को रोआ के बाजार में जोन ऑफ आर्क को जिंदा जला दिया गया। वो सिर्फ 19 साल की थी। गवाहों ने बताया कि वो आखिर तक अपने विश्वास पर कायम रहीं। हाँ, वो एक क्रॉस मांग रही थी जिसे वो देख सके, और लगातार जीसस और अपने सेंट्स का नाम ले रही थी। जल्लाद को कहा गया था कि शरीर पूरी तरह जला दिया जाए ताकि कोई अवशेष न बचे। हाँ, कोई रेलिक ना बचे जिसे लोग पूछ सकें। उसकी राख सैन नदी में बहा दी गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। 25 साल बाद, जब युद्ध फ्रांस जीत चुका था, चार्ल्स 7 ने जोन के ट्रायल की दोबारा जांच का आदेश दिया। हाँ, 1456 में पोप की अनुमति से एक कमीशन बैठी। और इस नई जांच, जिसे नलिफिकेशन ट्रायल कहते हैं, उसने क्या नतीजा निकाला? उसने नतीजा निकाला कि जोन पर जो पहला मुकदमा चला था वो पूरी तरह से करप्ट था, गलत इरादे से चलाया गया था, और उसका फैसला अन्यायपूर्ण था।
जॉन को मरणोपरांत दोषमुक्त करार दिया गया, उसकी इनोसेंस साबित हुई। इसके पीछे चार्ल्स का पॉलिटिकल मोटिव भी रहा होगा, अपनी लेजिटिमेसी और पक्की करने का। बेशक रहा होगा। जॉन का नाम साफ होने से उसके राज्याभिषेक पर लगा दाग भी धुल जाता। लेकिन ये भी माना जाता है कि शायद उसे वाकई में अफसोस था कि जॉन के साथ अन्याय हुआ था। और इस दूसरे ट्रायल की वजह से हमें बहुत सारी जानकारी मिली। हाँ, क्योंकि इसमें जॉन को जानने वाले बहुत से लोगों ने गवाही दी। उनके बयान आज हमारे लिए अनमोल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। जॉन को सेंट बनने में काफी समय लगा। हाँ, बहुत समय। 1909 में उसे बीएटिफाई किया गया और फिर 1920 में कैथोलिक चर्च ने उसे सेंट घोषित किया। ये भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि वो सिर्फ एक धार्मिक फिगर नहीं थी, बिल्कुल, वो फ्रेंच नेशनलिज्म का भी प्रतीक बन चुकी थी। बिल्कुल। और उसका कल्चरल इम्पैक्ट वो तो जबरदस्त है। लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, फिल्म्स, हर जगह जॉन ऑफ आर्क है। शेक्सपियर से लेकर मार्क ट्वेन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कितने ही बड़े लेखकों ने उसके जीवन से प्रेरणा ली है। वो इतने अलग-अलग विचारों का सिंबल बन गई है। फ्रेंच पेट्रियोटिज्म, फेमिनिज्म, मिलिट्री करेज। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एकदम विपरीत विचारधारा वाले ग्रुप भी उसे अपना लेते हैं। कंजर्वेटिव्स, प्रोग्रेसिव्स, कैथलिक्स, सेक्युलर्स, सबको उसकी कहानी में कुछ ना कुछ मिलता है। ये दिखाता है कि उसकी कहानी में कुछ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही फंडामेंटल ह्यूमन एलिमेंट्स हैं। एक अंडरडॉग की कहानी, एक आउटसाइडर का हिस्ट्री बदलना, अपने विश्वास के लिए शहीद हो जाना। अगर प्योरली हिस्टोरिकल टर्म्स में देखें तो उसका सीधा मिलिट्री इम्पैक्ट शायद लिमिटेड था। युद्ध तो उसकी मौत के 22 साल बाद खत्म हुआ, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक इम्पैक्ट, वो बहुत गहरा था। उसने अंग्रेजों की इनविंसिबिलिटी का मिथ तोड़ा, फ्रेंच हौसला बढ़ाया और चार्ल्स सेवेंथ के शासन को वो लेजिटिमेसी दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। और एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इतिहास के उन दुर्लभ क्षणों का प्रतिनिधित्व करती है जब समाज के सबसे हाशिए पर खड़े किसी इंसान ने, एक गरीब, अनपढ़ किसान लड़की ने बड़ी घटनाओं का रुख बदल दिया। उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे असाधारण हालात में विश्वास, हिम्मत और करिश्मा सामाजिक बाधाओं को पार कर सकते हैं। जॉन को समझने के कई तरीके हैं, जैसा हमने पहले भी बात की। हाँ, रिलीजियस व्यू पॉइंट है, साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट है, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट है कि उसने जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज किया, भले ही उस समय के ढांचे के भीतर रहकर। और पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी है कि वो एक चतुर स्ट्रैटेजिस्ट थी जिसने धार्मिक भाषा का इस्तेमाल किया। हर व्यू पॉइंट उसकी कहानी का एक अलग रंग दिखाता है। और इतने सालों बाद भी कुछ रहस्य तो अनसुलझे ही हैं। बिल्कुल। उसकी आवाजों की असलियत क्या थी? वो गुप्त संकेत क्या था जो उसने चार्ल्स को दिखाया? चार्ल्स ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? उसकी असल मिलिट्री भूमिका कितनी थी? सिर्फ इंस्पिरेशन या कुछ और भी? और आखिर में उसने दोबारा पुरुषों के कपड़े क्यों पहने जिससे उसकी मौत हुई? क्या ये उसका अपना फैसला था या उसे फंसाया गया? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को उलझाते हैं। जॉन ऑफ आर्क आज भी हमें इतना क्यों खींचती है? शायद इसलिए कि उसकी कहानी में वो सारे तत्व हैं जो हमें अपील करते हैं। मासूमियत बनाम सत्ता, दिव्य बनाम सांसारिक, पितृसत्ता में एक महिला की शक्ति, व्यक्तिगत विश्वास बनाम संस्थागत ताकत, और वो शहादत जो हार को भी जीत में बदल देती है। उसका ऐतिहासिक महत्व तो निर्विवाद है। उसने 100 इयर्स वॉर का रुख बदला, फ्रांस की आज़ादी सुनिश्चित करने में मदद की। और ये दिखाया कि लीडरशिप और करेज का ताल्लुक सोशल स्टेटस, जेंडर या एजुकेशन से नहीं होता। लेकिन शायद जॉन कुछ और भी यूनिवर्सल दिखाती है। क्या? वो मानवीय क्षमता, अपने अंदर की आवाज पर, अपने विश्वास पर ऐसे काम कर जाने की क्षमता जो दुनिया को असंभव लगे। चाहे कोई उसकी आवाज़ों को डिवाइन माने, साइकोलॉजिकल माने या सिंबॉलिक। उन आवाजों ने उसे वो शक्ति दी जिससे वो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठी और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गई। उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, कि कैसे एक इंसान का गहरा विश्वास, चाहे वो बाहरी दुनिया को कितना भी इम्पॉसिबल लगे, घटनाओं का रुख बदल सकता है और इतिहास को हमेशा के लिए प्रभावित कर सकता है। Okay. So, we hope you liked our today's discussion. For more such discussion, subscribe to our channel, Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।